बच्चों, हमने अब तक 16 महाजनपदों का अध्ययन किया है और जिसमें हमने सबसे शक्तिशाली राजतंत्र और शक्तिशाली गणतंत्र के जो जनपद है उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। मैंने आपको इससे पूर्व 16 महाजनपदों में जो जनपद इम्पोर्टेंट रहे हैं उनके बारे में आपको बताया। जैसे 16 महाजनपदों में कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अलकल्प के बुली, केसपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय, ये कुछ महत्वपूर्ण गणतंत्र प्राप्त महाजनपद हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अतः बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इनको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। 16 महाजनपदों में हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा, लेकिन उन 16 महाजनपदों में भी राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं इसके बारे में आपका एक लघुतरात्मक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतः बहुत ही ध्यानपूर्वक इस राजस्थान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जनपद है आप उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और घर पर इन्हें याद करने की कोशिश करें। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनाइन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई, यहीं पर निवास करने लगी और इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। आइए सबसे पहले जानते हैं राजस्थान में कौन सा जनपद सबसे पहले आया। तो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे हम प्रमुख जनपदों का। सबसे पहला जनपद है आपका जांगल प्रदेश। क्या नाम है? सबसे पहले जनपद का नाम है जांगल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जांगल प्रदेश का जो एरिया है वो किन 2 राजस्थान के जिलों के बीच में आता है और इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर 2 जिले हैं। बीकानेर और जोधपुर के जो जिले हैं वहाँ महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर आपको ध्यान रखना है। जांगल प्रदेश के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, उन 2 जिलों के नाम है बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी देखने को मिलता है। कुरु जांगला भी कहते हैं और माद्रे जांगला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस जनपद की राजधानी इम्पोर्टेंट है, इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे अगर हम आज की बात करें तो नागौर को कहते हैं अहिछत्रपुर। यानी इससे पहले जो है नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था। अहि मतलब होता है सांप और सांप का पर्यायवाची नाग भी होता है, इसलिए इसका नाम नागपुर रखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बीकानेर के राजा इसी जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह का कहते थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि कौन अपने आप को या किस रियासत का राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह कहता था। तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर का राजा खुद को जांगलधर बादशाह कहता था। ठीक है, बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जय जांगलधर बादशाह। बीकानेर का जो राज चिन्ह है उसमें जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। तो आप ध्यान रखना, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे आप अंडरलाइन कर लें। इसके बाद आपका दूसरा जनपद आता है मत्स्य जनपद और आप कक्षा 6 से मत्स्य जनपद कक्षा 6, कक्षा 8 में और 9 में भी आपने मत्स्य जनपद के बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही प्रसिद्ध जनपद रहा है ये। आइए देखिए वर्तमान में मत्स्य जनपद जयपुर को कहा जाता है। जयपुर का जो एरिया है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। वैसे मत्स्य क्षेत्र जो है वो वर्तमान में अलवर में आता है। इससे पहले ऐतिहासिक जो किताबें हैं उसमें अलवर दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो मत्स्य जनपद जयपुर के अंतर्गत आता है। तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसका मत्स्य जनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो चंबल के पास की
पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक का एरिया मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन यही है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराट नगर, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से भी जानते हैं। आपको मालूम होगा, याद भी आ रहा होगा, मैंने पूर्व कक्षाओं में भी इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की जानकारी की कमी थी। बिंदुसार जो था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पिता हैं। मौर्य शासक जो है वो मौर्य शासक बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और इसने पहले मत्स्य जनपद की जानकारी इसके समय से नहीं मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि शाहज नाम का एक राजा था, उस राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। एक शाहज नाम का राजा है, वो कहता है, उसके कुछ तथ्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि चेदी और मत्स्य जनपद इन दोनों में उस शाहज नाम के राजा ने शासन किया है। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का, कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य अंग बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्या है, महाभारत के अंदर शाहज नाम के राजा के बारे में वर्णन है कि इसने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों में शासन किया है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जनपद आता है आपका शूरसेन। ठीक है। आधुनिक ब्रज, शूरसेन जो है वो मथुरा का इलाका है। आधुनिक ब्रज में ये महाजनपद स्थित है। आधुनिक ब्रज का जो एरिया है उसमें ये महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी, शूरसेन की राजधानी का नाम क्या है? मथुरा। तो भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, उनके यादव वंश से संबंधित है। तो इसकी राजधानी मथुरा थी शूरसेन की। और यूनानी लेखक जो है, प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनाई और राजधानी को मैथुरा कहते थे। वापस से सुन लीजिए, प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मैथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार, महाभारत में क्या लिखा है? महाभारत के अनुसार यहाँ पर यानी शूरसेन में, मथुरा में यादव वंश का शासन था। और भगवान कृष्ण आपको पता ही है यादव वंश के ही हैं। इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं वो देखिए। इसके अंतर्गत आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आपको याद रखने हैं, शूरसेन जनपद के अंदर आते हैं। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता है। तो आप समझ जाइए कि 4 जिले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले आपके शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। साथ ही वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद में से है। तो यादव वंश से संबंधित है भगवान श्री कृष्ण, और उनका संबंध भी इस महाजनपद में बताया गया है। अगला देखिए, अगला आता है आपका शिवी जनपद। क्या नाम है? अगला आता है आपका शिवी जनपद। शिवी जनपद जो है, इसकी राजधानी क्या है? शिव से ही संबंधित नाम है शिवपुर। तो इसकी राजधानी, शिवी जनपद की राजधानी का नाम है शिवपुर। तथा राजा सुशिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में हराया था। ठीक है, 10 राजाओं के युद्ध में। इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, 10 राज्ञ यज्ञ किस किस के बीच में हुआ? तो 10 राज्ञ यज्ञ जो है वो सुदाश राजा सुशिन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लेना, सुशिन के बीच में हुआ है और इस युद्ध में इसको हराया गया। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। राजा सुशिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। पाकिस्तान का कौन सा इलाका बताया है? शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की ये शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। पर पंजाब की है ये मेन तो शिवी जाति, लेकिन राजस्थान में कहाँ निवास कर रही है? तो राजस्थान में ये अभी मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है? ये आपका भिलवाड़ा, चित्तौड़, ये इलाका उदयपुर, ये आपका मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ विशेष तौर पे शिवी कहलाते हैं और ये उदयपुर वाला इलाका विशेष तौर पे फेमस है। उसके बाद देखिए, चित्तौड़ के पास स्थित नगरी, चित्तौड़ का पुराना नाम ही नगरी है बच्चों। तो ये इस जनपद की राजधानी थी चित्तौड़ की। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और मंदसौर के 5 गुहा लेख
गुहा लेक क्या होते हैं? गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। मंदसौर, मंदसौर कहाँ पर आता है भाई? मंदसौर आपका एमपी में आता है। जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्वी तक होना ज्ञात हुआ है। इसके बाद शिवी जनपद के बारे में हमने पढ़ा। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के, ये कुछ 4 राजस्थान के महाजनपद ऐसे हैं जिनमें गणतंत्र तो आ चुका था, जनता का शासन तो था, जनता के हिसाब से राजा कार्य तो करते थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी सत्ता जो है, राज सत्ता, वो कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। ठीक है। संस्थागार के अनुसार सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और इसे ही अनुयुव विरोध कहा जाता है। अनुयुव विरोध। ठीक है, वापस समझाती हूँ। संस्थागार के सदस्य कोई भी जो भी विषय होता था, निर्धारित विषय, उस विषय पर अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने विचार प्रकट कर सकते थे और उन विचारों को नाम दिया गया है अनुयुव विरोध। ठीक है। जो विषय विवादग्रस्त होते थे, अगर किसी विषय पर मान लो झगड़ा हो गया है, विवाद हो गया है, तो ऐसे विषयों पर जो है वो संस्थागार के सदस्यों से मतदान कराया जाता था, वोटिंग कराई जाती थी और मतदान में बहुरंगी शलाकाएँ काम में ली जाती थी, यानी अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी, संस्थागार क्या है? जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य का आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में, मतलब राज्य को कौन से नियम बनाने हैं, आधारभूत नियम, उसका फैसला इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा आपके प्रांतीय केंद्र भी थे, तो प्रांतीय संस्थागार भी थे। ठीक है। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन भी हुआ। गुटबाजी और आपसी फूट के कारण कुछ जो है गणराज्य बन गए और कुछ में राजतंत्र ही रह गया। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप में इसके लिए उत्तरदायी है।